हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बेहतर होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों बहुत कम टाइम रह गया है और इस कम समय में ही हमको अपने आप को इतना बेहतर बना लेना है। और बेहतर कैसे बनाएंगे? कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क। अब आपको ये सोचना, अगर आपके मन में आ रहा हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ से कैसे होंगे, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो दोस्तों अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, ठीक है। क्योंकि जितना सामने वाले को आप सशक्त या मजबूत समझ रहे हो कि वो स्टूडेंट्स बहुत मजबूत, को बहुत आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास जो आपका है वही आपको बड़े से बड़े लक्ष्य को दिलाने में सफलता प्राप्त करा सकता है, बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कराने में, ठीक है, आपको कामयाब बना सकता है। इसलिए अपना आत्मविश्वास कम मत करिए। आपको सिर्फ ये सोचना है, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ ये सोचिए, आई कैन डू इट। आई कैन डू इट मतलब मैं भी कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये क्षमता है। अगर निराश कर लोगे मन को तो आपको पता है कि निराशा करने से जो भी चीज़ें आपके अंदर हैं सब की सब निगेटिव होती चली जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा पॉजिटिव सोचो, ठीक है। एक ऐसी सोच डेवलप करिए कि मैं इसे कर सकता हूँ, जो ना कर सको वो भी अंदर से सोचो कि शायद मैं इसे कर सकता हूँ, और आप करने का प्रयास करिए, शुरू करिए, ठीक है। निश्चित ही आज से भी अगर आप शुरू कर देते हो पढ़ना तो निश्चित ही आपके पास जो भी 1 महीने 1.5 महीने के टाइम है, लगभग उस टाइम में आप अपने आप को बेहतर कर सकोगे, ठीक है दोस्तों। तो बस ज़्यादा समय लास्ट नहीं करेंगे और हम चलेंगे टॉपिक की ओर। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा दोस्तों, लगभग इस सेट का लास्ट क्वेश्चन अब हम कराने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन अनसॉल्व्ड पेपर का होगा और सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी होगा, और ये सेट WH का ही आज लास्ट वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जल्दी नहीं आता है लेकिन इंटरेस्टिंग है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो कुछ नई चीज़ आपसे देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं देखा होगा, ये पहली बार क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को नोट करते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि, ठीक है, यदि एक समुद्री मछली, यदि एक समुद्री मछली, ठीक है, समुद्री मछली का मतलब समझ रहे हैं, मछलियों में भी कई मछलियां होती हैं। एक तो होती हैं जो स्वच्छ अलवणीय जल, अर्थात जो हमारे आसपास के जलों में रहती हैं या नदियों में रहती है, तालाबों में रहती है, उसका जल अलवणीय होता है, खारा नहीं होता है, एक वो मछली हो गई। और एक जो समुद्र में रहती है, समुद्र का मछली जो है वो खारे जल में रहती है। तो क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, कि यदि एक समुद्री मछली, ठीक है, यदि एक समुद्री मछली को अलवणीय जल में, ठीक है, अलवणीय जल में या अलवणीय जल के जल जीवशाला, जिसको एक्वेरियम कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्वेरियम भी कहते हैं, एक्वेरियम। अभी मैं आपको बता रहे एक्वेरियम क्या होता है। जल जीवशाला में रखा जाता है तो क्या यह मछली जीवित रह पाएगी? क्या यह मछली जीवित रह पाएगी? अगर रह पाएगी क्यों या क्यों नहीं, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से व्यवहारिक क्वेश्चन कोर्स, ठीक है, क्या कह सकते हो, व्यवहारिक क्वेश्चन है। इसमें बहुत कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन शानदार है, क्वेश्चन अच्छा है, बस केवल थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए बस, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि यदि एक समुद्री मछली यानी समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ हैं को अलवड़ी जल, अलवड़ी जल मतलब जो हम लोग पीते हैं ये वाला जल, खारा जल नहीं, ठीक है। लवड़ी जल मतलब जिसमें लवण हो, नमक हो, खारा हो, वो चीज़ बात। तो अलवड़ी जल में जीवशाला, जल जीवशाला मतलब जैसे आप कहीं घूमने गए हो, देखो एक कांच का बड़ा सा क्या होता है, ठीक है, कांच का क्या होता है, एक पात्र बना होता है, उसमें पानी भरा होता है, कंकड़ पत्थर डाले होते हैं और उसमें मछलियों को जीवित रखा जाता है। देखा होगा, देखा है ना, उसी को क्या कहते हैं, जल जीवशाला अर्थात इक्वेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेरियम। तो अब आपको इक्वेरियम समझ में आ गया होगा। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए, इक्वेरियम किसे कहते हैं, तो आप समझ जाओगे, ठीक है, कि जलीय जीवों को एक विशेष व्यवस्था में, ठीक है, उनको पालना रखना क्या कहलाता है, इक्वेरियम कहलाता है, जल जीवशाला कहलाता, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक समुद्री मछली को अलवड़ी जल के जल जीवशाला में रखा जाए अगर, तो क्या वह जीवित रह पाएगी, मतलब समुद्र से उठाएं और उसको अपने घर पे या एक्वेरियम में बना के साधारण जल डाल के उसी में रख दें। भाई पानी वहाँ है, पानी वहाँ पे, आपने पढ़ा होगा कि मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, यानी मछली को पानी से बाहर करने पे वो मर जाएगी, यानी उसको जीवित रहने के लिए पानी चाहिए, क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो समुद्र से पानी है, वहाँ से मैंने निकाला, फिर पानी में अपने जो एक्वेरियम उसमें पानी डाल के उसमें रख दिया, तो वो भी पानी ये भी पानी, क्या वो वाली मछली यहाँ भी पानी में रखा है तो मर जाएगी या जीवित रहेगा, जीवित रहेगी क्यों, मरेगी तो क्यों, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बहुत, ठीक है। जैसे सपोज करिए, ठीक है, ये आपका समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, सी है, सागर है, और इसका जो जल है वो क्या है, लवणीय जल है, ठीक। लवणीय जल का मतलब कि उसमें लवण है, मुख्य रूप से NaCl युक्त जल है, कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें कोई मछली है, इसमें कोई मछली है, ठीक है, ये कोई मछली है। अब इसको हम यहाँ से हटा करके जो कांच का हमने बना रखा है, एक साधारण जल का, ठीक है, जो हमने कांच का बना रखा है, ठीक है, ये इसमें अगर हम इस मछली को डाल दें, ठीक, इसमें अगर हम इस मछली को डाल दें तो ये इसमें जीवित रहेगी कि नहीं, यही क्वेश्चन है। तो ये क्या है, ये साधारण जल है, साधारण जल है, या आप कह सकते हो अलवणीय जल है, इसमें नमक नहीं है, अलवणीय जल है, ठीक है। तो इसमें से उठा के जब अलवणीय जल में डाला तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें मछली जैसे ही डाला, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय, 2, 4, 6 मिनट, आधे घंटे, ऐसे कह सकते हो, जीवित रहेगी, लेकिन उसके बाद मर जाएगी, ठीक है। क्या होगी, मर जाएगी मछली, ध्यान देना, मछली क्या होगी, मर जाएगी। क्यों मर जाएगी, क्योंकि, ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि क्या वह जीवित रह पाएगी, यस या नो, 2 क्वेश्चन है, तो नो, नहीं जीवित रह पाएगी। फिर पूछ रहा है क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं जीवित रह पाएगी, क्योंकि जब मछली इसमें थी तो इस मछली की सतह से, ठीक है, इसकी बॉडी में जो लवण के आयन थे, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन व जो अन्य आयन थे, ठीक है, वो क्या थे, भरपूर मात्रा में इस जल में उपस्थित थे। तो यहाँ पर ये जीवित रह पाएगी क्योंकि इसके अंदर अगर निकाल कर इसमें डाल देंगे तो यहाँ पर वायरस इसको नहीं मिल पाएगा और इसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन सुना है आप लोगों ने कि नहीं, सिंपल सा आंसर देना, डिहाइड्रेशन क्या, जल की कमी। गर्मियों में क्या होता है, हमारी बॉडी से जब बहुत सारा पसीने के रूप में कैल्शियम, मैग्नीशियम, लवण से आयन निकल जाते हैं बाहर, तो बॉडी में क्या होता है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी के साथ साथ
मांसपेशियों में, शरीर में जो आयंस थे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब क्या हो गए, पानी के साथ पसीने के रूप में बह गए, तो पेशियों में इनकी मात्रा कम हो गई और हमारी भी क्या हो गई, सेहत बिगड़ गई, उल्टी दस्त हुआ और हम भी चल बसे। ऐसा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में ग्लूकोज, ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉल पाउडर या ग्लूकोज को जल के साथ घोल के लेते हैं, ताकि क्या हो, शरीर में जो डिहाइड्रेशन हुआ है, पानी की कमी, आयनों की कमी हुई है, उसकी पूर्ति हो जाए। ठीक है, तो यही एक सिंपल लाइन में आंसर देना। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है एक सिंपल लाइन में, कुछ ना करो, कि अगर ऐसी कंडीशन में है, क्वेश्चन जो कंडीशन दे रहा है कि समुद्री मछली को साधारण जल के एक्वेरियम में रखे जीवित रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। भाई क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगा, सिंपल सी बात, डिहाइड्रेशन, यही इसका आंसर है। ज़्यादा लकड़ पेच नहीं करना, सीधा आंसर देना है, क्योंकि क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिससे मछली में लवण की कमी हो जाएगी, जल की कमी, और ये क्या होगा, मछली क्या होगी, मर जाएगी, मृत पड़ जाएगी। ठीक है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो लिखेंगे यहां पर क्या आंसर में, कि समुद्री मछली, ठीक है, लिख देना कि समुद्री मछली को अलवणीय जल के जीवशाला अर्थात एक्वेरियम की बात करते हैं, ठीक है, एक्वेरियम में रखने पर वह मर जाएगी, क्योंकि वह मर जाएगी, क्योंकि साधारण जल में रखने से उसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिससे मछली मर जाएगी, दोस्तों। ठीक है, यही इसका आंसर रहा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं एक दूसरे और लास्ट क्वेश्चन, इस अनसॉल्व सेट का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। नोट कर लिया होगा सभी लोगों ने, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर वीडियो की क्वालिटी कम हो तो आपके YouTube वीडियो के कोने देखिए 3 डॉट्स हैं। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा कि यहीं पर ऐसे 3 डॉट्स बने होंगे किनारे दाहिने हाथ पर। वीडियो में देखो आप, वहीं पर टिक करिए, ऑप्शन आता है जो 320 हो, 480 है, 720 ऐसे दिया होगा वीडियो क्वालिटी। तो वीडियो क्वालिटी को अगर 380 पर है तो 720 कर दो, 480 मैक्सिमम कर लो, वीडियो साफ और अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर कोई भी वीडियो अगर ऐसी दिख रही हो, कम साफ या कुछ भी हो, तो वहाँ से क्वालिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, अब हम उस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी कई बार पूछा है, मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ, आपके पास भी अनसॉल्व होगा। और आप देखा करिए, जिस क्वेश्चन को मैं कहता हूँ इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है, क्या रियल में आया है, आप भी उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमारी बात पे विश्वास ना करिए, लेकिन अनसॉल्व को देखकर तो कम से कम समझिए कि सर सही कह रहे हैं, और उस क्वेश्चन को रट डालिए, एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन याद आ जाए, कुछ लोग समस्या है सर भूल जाता हूँ, अरे भूल मैं भी जाता हूँ यार, भूल दुनिया जाती है। भूलने का मतलब क्या होता है कि याद करने का मतलब क्या होता है। जैसे कोई चीज़ याद किया भूल गया तो उसको भूलना नहीं कहते हैं। जब दोबारा, फ़ायदा क्या है, एक बार याद किया, जब दोबारा देखोगे कभी, तो पहली बार याद करने में अगर 20 मिनट लगा है, दोबारा जब देखोगे, भूल गए हो, दोबारा देखोगे सिर्फ 2 मिनट लगेगा, क्वेश्चन रट गया। इसका मतलब आप भूले नहीं हो, बस प्रैक्टिस की बात होती है कि जो भी पढ़े हो याद हो गया, 2-3 बार लिख डालो। फिर क्या होगा, भूल गए हो लेकिन जब लिखने की बात आएगी तो वो माइंड काम करने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, समझ में आ रही बात ही नहीं। तो इसलिए आप सभी लोग एकदम
से जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है उनको याद करने के बाद 2-3-4 बार लिख डाला करिए रफ पे, ठीक है। और लिखने से क्या होगा, हैंड राइटिंग भी सुधरेगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इस तरह से आपका क्वेश्चन भी रिपीट हो जाएगा। और जब एग्जाम में बैठोगे तो जब लिखना शुरू करोगे तो पॉइंट अपने आप दिमाग काम करने लगेगा, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं, इंटरेस्टिंग है कि दीर्घ उत्तरी का है, ये सब दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन चल रहा है। लिंग निर्धारण क्या है, लिंग निर्धारण क्या है अर्थात सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है पूछ रहा है। लिंग निर्धारण क्या है पक्षियों तथा, लिंग निर्धारण क्या है पक्षियों तथा मधुमक्खियों, ठीक है। पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को समझाइए, ठीक है। लिंग निर्धारण को समझाइए, ये आपका क्वेश्चन है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, पढ़े हो, सबको याद होगा। अगर नहीं याद है वेरी सिंपल, रटना नहीं है, डिफाइन करते हैं, पहला उत्तर करते हैं। यहाँ पर पहले से इसमें 2 क्वेश्चन, एक ये है और एक ये है और ये 3 क्वेश्चन एक तरह से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लिंग निर्धारण क्या है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इसको कहते हैं, ठीक है। तो रटना ही नहीं दोस्तों, लिंग का मतलब होता है नर या मादा। यहाँ पर लिंग का सेंस है नर या मादा, ठीक है। समझ में, लिंग में 2 होते हैं ना, वैसे 3 होते हैं, संस्कृत में कुछ और होते हैं, लेकिन मेन हम मानव में बात करें 2, नर और मादा अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 होते हैं। तो सीधा सीधा समझो, लड़का या लड़की का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण। या किसी जीव में होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगी, इस बात का निर्धारण करना ही संतान निर्धारण या लिंग निर्धारण कहलाता है। या संतान निर्धारण की प्रक्रिया को, ठीक है, या नर या मादा निर्धारण की प्रक्रिया को, या लड़का या लड़की होने की प्रवृत्ति के निर्धारण को हम क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण कहते हैं। यार रटना नहीं, बहुत सिंपल सा। लिंग माने लड़का या लड़की 2 होते हैं, तो सिंह निर्धारण माने क्लियर करना, यानी होने वाली संतान नर होगी, मादा होगी, लड़का होगा, लड़की होगी, इसी बात का डिसाइडेशन करना क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण कहलाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है, ठीक है। लिखेंगे क्या कि किसी जीव में होने वाली, किसी जीव में होने वाली संतान का निर्धारण करना ही लिंग निर्धारण कहलाता है, करना ही लिंग निर्धारण कहलाता है, ठीक है। किसी जीव में, कोई भी जीव हो सकता है, सिर्फ मानव ही नहीं हो सकता है, हाथी घोड़ा बंदर बिल्ली कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी जीव में होने वाली संतान, होने वाली संतान का निर्धारण करना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। और यह प्रायः लिंग गुणसूत्र, ठीक है, लिंग गुणसूत्र। अब किसी प्राणी में अलग अलग टाइप के लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। जैसे मानव में एक्स वाई, पुरुष में, और महिला में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होता है। ऐसे पक्षियों में जेड डब्ल्यू जेड जेड अलग अलग, मतलब हर जीव में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो यह प्रायः लिंग गुणसूत्र द्वारा निर्धारण होता है, निर्धारण होता है। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें और कह रहा है पक्षियों में और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को समझाइए, ठीक है। पक्षियों में और मधुमक्खियों में, तो पक्षी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम दोनों को कर देंगे, तो एक तरफ पक्षी की बात करेंगे और एक तरफ मधुमक्खी की करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि पक्षियों में लिंग निर्धारण, पक्षियों में लिंग निर्धारण, और दूसरी तरफ करेंगे कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, ठीक, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, ठीक। ये पक्षियों में और ये मधुमक्खियों में, ठीक है। नर पक्षी और मादा पक्षी, ये समयुग्मजी होता है और ये क्या होता है, विषमयुग्मजी,
ठीक है, यहाँ पर ZW हो गया। और मधुमक्खी में अगर बात करें तो नर मधुमक्खी जिसे ड्रोन कहते हैं, इसमें 16 गुणसूत्र, और इसमें जो रानी होती है, रानी मधुमक्खी, इसमें 32 होते हैं और 2 सेट में डिवाइड हैं, 16 एंड 16। ये द्विगुणित होता है और ये अगुणित होता है, हैप्लॉइड, ये यन है और ये क्या है, 2n होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले पक्षी को समझा जाए। पक्षियों में लिंग निर्धारण, पक्षियों में जो नर पक्षी होता है और जो मादा, नर पक्षी में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जो लिंग गुणसूत्र हैं वो क्या है, जेड और जेड दोनों सेम है, जेड ये भी है, जेड ये भी है, दोनों समान है, दोनों जेड जेड है, दोनों समान है, तो ये समयुग्मजी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समयुग्मजी। और मादा पक्षी की बात करें तो ये विषम युग्मजी होता है, अर्थात इसमें एक लिंग गुणसूत्र क्या है, जेड है, और एक क्या है, डब्लू है। तो ये जेड डब्लू क्या है, लिंग गुणसूत्र है। ठीक है, क्या है, लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक, अब क्या होता है, जब नर पक्षी मादा पक्षी से क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इस नर पक्षी के जो समयुग्मजी यहाँ पर जेड जेड दिख रहे हैं गुणसूत्र, ये सपोज करिए अगर जेड और मादा का जेड मिलना तो एक ही है, प्रजनन के समय क्या होता है, एक ही कारक का समायोजन होता है, तो क्या बना, जेड एंड जेड। तो कौन सा पक्षी बना भाई, नर पक्षी बना। ठीक है, कौन बना, नर पक्षी। और अगर ये जेड इस डब्लू से मैच कर रहा है तो क्या बना, जेड डब्लू बना, अर्थात मादा पक्षी बनता है। ठीक है, मादा पक्षी। और अगर ये वाला जेड इस वाले जेड से बना तब भी जेड जेड नर पक्षी बनेगा। मतलब जेड जेड का अगर मिक्सर हो रहा है, जेड और जेड मिल रहे हैं, तो क्या बनेगा, जेड जेड तो नर का होता, नर पक्षी बनेगा। और अगर यही जेड इसके डब्लू से मिल जाता है तो जेड डब्लू अर्थात मादा पक्षी बनता है। बस यही रूपरेखा दे देना है, क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यही ध्यान रखना, जैसे मनुष्य की बात करें, मनुष्य में नर में क्या होता है, यक्स वाई। ध्यान देना, अगर मानव की बात करें हम, तो मानव में जो नर है और जो मादा है, नर में एक्स वाई और मादा में एक्स एक्स। ध्यान देना कि जो मनुष्य में नर है उसमें एक्स और वाई दोनों भिन्न है, यानी मनुष्य का नर क्या है, विषम युग्मजी वाला है, विषम गुणसूत्र वाला, और मादा सम एक्स से एक्स समान वाला है। लेकिन यहाँ पक्षियों में उल्टा है, पक्षी में जो नर है, जरा इसकी और इसकी तुलना कर लीजिए, ये देखिए क्या है, सम युग्मजी जेड जेड, जबकि ये नर मानव का क्या है, विषम है। यही इसमें दोनों में अंतर होता है। और मादा पक्षी में देखो जेड डब्ल्यू विषम है, लेकिन मनुष्य का जो मादा है एक्स एक्स सम है। तो ये यही याद रखना, ठीक है, बस यही इतने का डिफरेंस होता है, तो बस ये लिख के आइएगा। ठीक है, अब मधुमक्खी की बात करें, इसको मैंने कई बार बता रखा है, कई बार बताया, कई बार। ठीक है, तो याद हो जाना चाहिए। नर मधुमक्खी जो होता है उसमें अगुणित लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 16 होते हैं। ठीक है, अगुणित होते हैं। लेकिन जो रानी मधुमक्खी है उसमें 32 होता है, ये द्विगुणित होता है, 16 अर्थात 32 द्विगुणित। ठीक है, अब जब ये नर का ड्रोन रानी की मक्खी के साथ प्रजनन करेगा तो सपोज करिए इसका ये अगुणित इसके एक अगुणित से क्या होता है, मैच करता है 16, तो ये 32 बनेगा। और 32 क्या है, ड्रोन का है, रानी का है। आप देख रहे हैं रानी का है तो रानी मधुमक्खी बनेगी। ठीक है, तो ये रानी मधुमक्खी बनेगी। ठीक है, अब यहाँ कोई और दूसरा नहीं। अब 32 में 2 सेट थे अगुणित के रूप में, एक मैच कर गया, इसको कोई नहीं मिला, ड्रोन का तो कोई यहाँ पर अलग से है नहीं, इससे मैच करेगा तो क्या होगा बताओ। यहाँ पर तो ये अकेला ऐसे ही बिना किसी से मिले ही 16 के रूप में ही डेवलप हो जाएगा। और 16 किसका है, नर का, ड्रोन का, तो क्या बनेगा, नर मधुमक्खी बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जो रानी मक्खी बन रही है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमक्खी में रानी मक्खी का निर्माण यन यन मिलने से, दोनों के मिलने से हो रहा है, अर्थात निषेचन से होता है, निषेचित अंडे से। लेकिन ड्रोन मक्खी, नर मक्खी का निर्माण क्या हो रहा है, बिना निषेचन के हो रहा है। देख रहे हैं आप कि नहीं, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया है, मैंने बताया है। तो रानी मक्खी निषेचित अंडे से, दोनों के मिलने से, और नर बेचारा ड्रोन जो है वो बिना मिले ही बन जाता है।
ठीक है, समझ गए, अनिषेचित अंडे से कह सकते हो। तो यहाँ लिख देते हैं निषेचन द्वारा, रानी मक्खी का निर्माण निषेचन द्वारा, और ये बिना निषेचन के, बिना निषेचन के, ठीक है, कौन, ड्रोन, नर मधुमक्खी वाला, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट के रूप में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा कि नर मधुमक्खी के निर्माण की प्रक्रिया को, ठीक है, एरहिनोटॉकी, ठीक है, एरहिनोटॉकी कहते हैं, ठीक है, एरहिनोटॉकी कहते हैं, ठीक है। तो बस एरहिनोटॉकी कहते हैं, ये स्टार पॉइंट बस। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।